Good morning students. Today we will start our class from departmental undertaking. Departmental undertaking एक तरीके की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. हमें 3 तरीके की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से हमारा या फर्स्ट पहले तरीके का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सबसे पहला क्या है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है बच्चों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ये बहुत ही सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीके का हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. इसमें जो है ये गवर्नमेंट से कोई इसकी अलग एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बल्कि ये एक मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट के अंदर में ही, जो कि इसी का मिनिस्ट्री का ही ये पार्ट होता है. बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए. पहला एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एक्सेट्रा. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो समझ में आया बच्चों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट. इट फंक्शंस अंडर the overall control of one of the ministry or department of government. Okay, come to the next point. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को और भी अच्छे से तरीके से हमें समझने के लिए इनके फीचर्स को हम देख लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं. पहला क्या है? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पहला फीचर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं. द अल्टीमेट जो अथॉरिटी होती है और कंसर्न मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. तो गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं और जिस मिनिस्टर के अंडर में ये कंट्रोल होती है मिनिस्ट्री, वो अकाउंटेबल किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा या पार्लियामेंट को होगा. सेकेंड फीचर इसका देखो, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. द फंड ऑफ दीज एंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी. और जब हमारे पास फंड गवर्नमेंट देगी तो हमें उसको डिपॉजिट भी कहाँ करना होगा? जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगी इन डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे रेलवे से जो हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी वो भी हम गवर्नमेंट फंड में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जमा करेंगे. थर्ड पॉइंट देखो फीचर का, अकाउंटिंग एंड ऑडिट. अकाउंटिंग और ऑडिट जो है ये नॉर्मल जो गवर्नमेंट की ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन होते हैं उनके थ्रू ये कंडक्ट होती हैं. फोर्थ पॉइंट देखो, सिविल सर्विस कोड. सिविल सर्विस कोड क्या होता है? दिस एंटरप्राइजेज इज मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट हुज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन आर एज सेम एज अदर फॉर्म ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेम उसी मेथड से आते हैं जैसे कि किसी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ को हम अपने जो है ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर के आते हैं. क्लियर है? तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सेम उसी मेथड से एम्प्लॉय होंगे जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड होते हैं. नाउ नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स क्या 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 हैं? या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अगर सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल है और अभी तक कंटिन्यू कर रही है तो क्या क्या फ़ायदे हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट इनको अभी भी कंटिन्यू कर रही है. पहला पॉइंट देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईजी फॉर्मेशन. ईजी फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर इसको हम ईजिली फॉर्म कर सकते हैं एज नो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी. यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन या स्पेशल लॉ की ज़रूरत नहीं है. ये गवर्नमेंट की अंडर ही फॉर्म होता है तो कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं. तो इस वजह से ईजिली हम इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट देखिए, डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल. अब ये जो है कंप्लीट गवर्नमेंट का ही एक एक्सटेंशन है या एक मिनिस्ट्री है, उसको उस मिनिस्ट्री का हेड भी होता है. तो डायरेक्टली कौन इसको जो है कंट्रोल करता है? वो हमारे डायरेक्ट गवर्नमेंट जो होगी वो उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है. थर्ड पॉइंट फ़ायदा क्या है इसका? हमारा मेरिट्स क्या होंगी? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होगा? देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल. द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, सो देयर इज़ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. क्लियर है कि जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें डायरेक्ट हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर हमारी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ हमारा मेरिट क्या है? प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी. प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी मीन्स जो भी अमाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फंड आता है, क्योंकि गवर्नमेंट देती है तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि क्या वर्क क्या काम है जिसकी वजह से हम फंड आपको अलॉट करें. तो क्या होगा कि जो पर्टिकुलर मतलब जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बजट कम होता है, उन बजट कम में से भी कुछ सेंक्शन होकर बजट आता है और उस बजट जो भी बजट आता है उसका अकाउंट और ऑडिट भी होता है. तो जो भी पैसा आएगा उसका अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाता है क्योंकि वो पैसा बहुत
बहुत सारे हमारे जो है लीगल प्रोसीजर से हो करके वो फंड मिलता है, तो इस वजह से हम प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी भी वहाँ होता है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम, एड टू पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का एड मतलब पब्लिक रेवेन्यू में इंक्रीज़ करता है। कैसे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हेल्प्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू बिकॉज देयर अर्निंग आर डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी ही इन्हें फंड करती है और इनसे जो पैसा निकलता है, जब गवर्नमेंट पेमेंट इन चीज़ों के सारे जो है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका पैसा पेमेंट करना, अगर कोई हमें एक्सटेंशन करना है या कुछ अलग चीज़ें हमें इनोवेट करनी है रेलवेज़ में, तो वो सारा फंड गवर्नमेंट देती है। तो जो हमारे रेलवेज से जो किराया आता है वो भी गवर्नमेंट टेरिटरी में डिपॉजिट होता है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फंड जो है और इंक्रीज़ कर जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट देखो, 6 पॉइंट फ़ायदा क्या है, मेरिट क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बेटर सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, दे आर वेरी यूज़फुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब ये क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा यही है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही इनको फॉर्म किया जाता है। रेलवेज़ देखो कितना हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जो कि हमें बहुत ही कम पैसे पे और बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरिट हो गए। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की? तो जब हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं होते, कुछ कुछ उसकी जो है कमियां भी होती हैं, तो हम अभी लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की लिमिटेशंस क्या होंगी। तो पहली लिमिटेशन पे हम आते हैं, लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो काम करती है तो वो अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंडर वर्क करती है। उसमें बहुत देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड अदर टॉप ऑफिशियल्स। इट इज़ ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। This reduces the flexibility and efficiency of the undertaking। क्लियर है बच्चों? तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस रहता है, जिसकी वजह से इसमें हम क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। यानी अगर हम जल्दी से चाहें कि जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम जल्दी से हम कोई सजेशन ले ले, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। उस पॉइंट को जाके पार्लियामेंट में डिस्कस करना पड़ेगा, फिर वहाँ से अप्रूवल आएगा, तब जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो क्या है कि उनके पास जो है कोई जो है वो उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं होता है कि वो अपने वर्क को बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से करें। और जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इनटू द ट्रेजरी। देयर इज़ नो इनिशिएटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। क्लियर है? तो जो मान लो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो तो हम गवर्नमेंट उसमें जमा कर दे रहे हैं, तो जब हमें प्रॉफिट या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो हम मोटिवेट होके, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वर्क नहीं कर पाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म देखो बच्चों, ये फर्स्ट टाइम आपके सामने वर्ड आ रहा है, इस वजह से आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ एंड रूटीन रिक्वायर्ड बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी टेकन और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। यानी अगर हमें कोई काम करना है तो हमें पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हम उस वर्क को या उस जो है उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इवन इफ़ कि हम जानते हैं कि ये टास्क कम जो है प्रोसेस में या फिर हम जहाँ पूछने जा रहे हैं वो हमें मना नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनसे पूछने जाना ही है। तो क्या है, जितनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ को हमें क्या करना है, कंप्लीट करने के बाद ही हम उसको किसी डिसीज़न को या किसी पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्या है, देख लीजिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दीज ऑफिशियल्स, अब ये क्या है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्या होगा कि ये हमारे क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, उन्हें काम करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। ये ऑफिशियल्स जो होते हैं दे आर ओवर बर्डन विद द पेपर वर्क। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम। एज अ रिजल्ट दे हैव अ लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ़िशियंसी। क्लियर है बच्चों? तो उनके पास ओवर बर्डन होने की वजह से वो इतना ज़्यादा जो है मैनेजमेंट को इफ़िशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो,
इनसेंसिटिव टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर, इनसेंसिटिव टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर यानी अगर जो कंज्यूमर की नीड्स हैं उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल से ले जाना पड़ेगा, उनकी अपनी बात कहनी पड़ेगी, फिर वहाँ से वो रेजोल्यूशन पास होके आएगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो तुरंत ही हम कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उस कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई होने में भी टाइम लगता है। तो विच इज़ कॉल्ड एज इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर्स नीड। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर वापस इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक को नहीं, बचे हुए जो हमारे दो और बचे हुए हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।